जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 लेक्चर 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। इसमें हमने कंपनी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। कल के लेक्चर में जो सबसे अहम फीचर्स हमने स्टडी किए थे वो दो फीचर्स थे सबसे अहम, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक शेयर कैपिटल। ये दो कंसेप्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लेक्चर में सबसे अहम थे। हमने डिस्कस किए, कुछ समझ आई आपको इसके? क्लियर हुआ? कुछ घर जाके पढ़ा था आपने? चलिए, आज हमने कुछ छोटे छोटे 3-4 कंसेप्ट है, लेकिन मेजर कंसेप्ट आज का एक है। और इस कंसेप्ट के बाद आपको कंपनी के बारे में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से काम करती है। आज का कंसेप्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है। इसके अलावा कुछ 3-4 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि घर जाके आपने ये टॉपिक पढ़ा है और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है आपको। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिसोर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज, लाइव क्विज। इसमें क्या होगा कि कोशिश हमारी होगी डेली बेसिस के ऊपर आपका क्विज हुआ करे, जिसमें आपके प्रीवियस लेक्चर जो गुजरा है उसके कंसेप्ट को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी प्रीवियस कंसेप्ट की। समटाइम ऐसा होता है कि किसी दिन कोई स्टूडेंट नहीं आया अगर, तो टेस्ट के ज़रिए से वो कंसेप्ट उसके भी रिवाइज हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे आपके क्लास में पॉजिटिव कंपटीशन बढ़ता है और आपकी रीडिंग और एनालिटिकल स्किल भी इंक्रीज होती है, क्योंकि टेस्ट की नेचर कुछ इस तरीके की है कि इसमें टाइम होता है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, टाइम बाउंड किया जाता है, आपको उस टाइम के अंदर अंदर आपने करेक्ट आंसर देना होता है। तो रिवीजन भी हो जाती है और उसके साथ साथ आपकी रीडिंग पावर भी इंक्रीज होगी और एनालिटिकल स्किल्स, ये दो स्किल्स आपकी इंक्रीज होती हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ आपके कंसेप्ट को रिवाइज करना है। कंसेप्ट को चैलेंजिंग लेवल पे टेस्ट करना नहीं है। चैलेंजिंग लेवल पे टेस्ट करने के लिए वो और रिसोर्स है कोई, वो आपके साथ बाद में शेयर किए जाएंगे। ठीक है जी, तैयार है? आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। अगर आप क्लिक करने के बाद उसके ऊपर ये कैफ 7 कंपनी लॉ लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे, सही जगह पे पहुंच गए हैं। ठीक है, इस लाइव क्विज में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये होगी कि आपको रोज का लेक्चर रोज पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो क्विज हो रहा है वो बेसिकली कल के लेक्चर के ऊपर बेस कर रहा है। तो अगर तो आपने कल का लेक्चर कवर कर लिया हुआ है फिर आप इस वक्त क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप क्विज अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। हाँ, बाद में आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा ऑफलाइन, लेकिन वो लाइव क्विज नहीं होगा, वो ऑफलाइन क्विज होगा। ठीक है जी। और ये जो लिंक ग्रुप में शेयर किया गया है, ये लिंक भी सिर्फ ये लाइव क्विज का लिंक है। लाइव क्विज का लिंक का मतलब ये है, ये सिर्फ उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारी क्लास चल रही है। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ये क्विज भी, ये लिंक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑफलाइन क्विज के जरिए से इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें? तैयार है? चलिए जी। पहले से अच्छा, आपसे अगर नाम पूछे ना क्विज में पार्टिसिपेशन के लिए, आपने अपना सीआरएन नंबर लिखना है, नाम नहीं लिखना बल्कि सीआरएन नंबर लिखना है। इंटरनेट नहीं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, आप सिर्फ देख लें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें जी। चलिए जी। जी, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन? इसका मतलब क्या है? जिसका ये मतलब है कि कंपनी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती? नहीं, ये मतलब तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इट हैज ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी मेंबर्स की आइडेंटिटी सेपरेट है और इसकी आइडेंटिटी सेपरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2।
Which of the following is a result of the company's separate legal status? Shareholder liable for all debts? नहीं, ये नहीं है. Directors cannot cite, बल्कि आपने अटेम्प्ट कर ही लिया है. The company can own assets in its own name, यानी कंपनी एसेट्स को अपने नाम पे ओन कर रही होगी. इसका मतलब यह है जब कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस बन जाता है उसके बाद कंपनी ने जो भी एसेट्स खरीदने हैं वो किसके नाम पे खरीदेगी? मैं शेयर होल्डर के नाम पे, डायरेक्टर्स के नाम पे या अपने नाम पे? क्या प्रॉपर्टीज कंपनी के नाम पे रजिस्टर हो सकती हैं? यस, रजिस्टर हो सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. ये भी इजी क्वेश्चन. सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो कंपनी में क्या है? कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सी ऑप्शन. एक अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर ओनर्स. नहीं नहीं नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में ओनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होती है. लायबिलिटी की डिस्कशन आज हमने डिटेल में करनी है. आज आपको बताया सबसे अहम कंसेप्ट जो हमने कवर करना है कंपनी के कंटेक्स्ट में वो कौन सा है? लायबिलिटी वाला है. क्वेश्चन 4. Who is responsible for managing the daily operations of a company? कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टर्स. करेक्ट. एम्प्लॉइज मैनेज नहीं करते, काम करते हैं, मैनेज नहीं करते. मैनेज डायरेक्टर्स ही करेंगे. कंपनी के केस में ओनरशिप का फंक्शन और मैनेजमेंट का फंक्शन सेम होता है या डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है. और ओनरशिप, ओनर्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर्स. और मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स. तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी बी. टोटल कैपिटल को डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आता है उस टर्म को क्या बोलते हैं कंपनी लॉ में? शेयर. स्मॉलर पार्ट होता है शेयर कैपिटल का. सबका आंसर ठीक. राइट्स ऑफ शेयर होल्डर कल हमने एंड में पढ़े थे. अहम राइट क्या है? एक अहम राइट वोटिंग. हायरिंग डायरेक्टर भी शेयर होल्डर करते हैं लेकिन ये कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर का राइट नहीं है, ये कलेक्टिवली मीटिंग में फैसला होते हैं. तो असल में शेयर होल्डर का राइट्स वोट कास्ट करने का है, फिर वो मेजॉरिटी ऑफ वोट की बेस में डिसाइड होगा. डिविडेंड होता तो फिर डिविडेंड भी उसका राइट होता. बिल्कुल, वो भी करेक्ट होता. नहीं, वो होता क्यों? मैं दो चीजें, दो ट्रू स्टेटमेंट क्वेश्चन में इंक्लूड करके आपसे क्यों पूछता कि कौन सी ठीक है? मैं उनमें से एक रखता. ठीक है ना, असूल ये तो नहीं क्वेश्चन का. लेकिन अगर फर्ज कीजिए कभी गलती से ऐसा हो जाए क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गलत हैं और दो ठीक हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ दूसरे, तो दोनों का ठीक माना जाएगा आंसर. ठीक है, वैसे उम्मीद ऐसा होगा नहीं. क्वेश्चन 8. Which of the following is true about the transferability of shares? क्या जो शेयर्स कोई भी हासिल करता है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे पर्सन? अच्छा,
क्या सिर्फ डायरेक्टर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, कोई भी शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकता है। शेयर्स कैन बी सोल्ड, कैन बी गिफ्टेड और इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। According to doctrine of corporate personality, a company, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का क्या मतलब है? कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सन है, कंपनी एक कॉर्पोरेट, नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन कॉर्पोरेट पर्सन है। इज आइडेंटिकल टू शेयर होल्डर, नहीं, डज नॉट नीड टू पे टैक्स, टैक्स पे करती है। एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आज में ज्यादातर क्वेश्चन का मकसद आपको एक ही बात समझाना है, कंपनी का स्टेटस अलग होता है, मेंबर्स का, शेयर होल्डर का स्टेटस अलग है। कंपनीज लीगल एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लाइफ ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की डेथ हुई तो कंपनी की भी डेथ हो गई, कि कंपनी चलती रहती है? बिल्कुल चल, शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है। जैसे क्रिकेट टीम है, प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, क्रिकेट टीम चलती रहती है, तो कंपनी चलती रहेगी, शेयर होल्डर आते जाते रहेंगे, शेयर होल्डर्स की लाइफ पे डिपेंड नहीं करती कंपनी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Shareholders manage the company's daily activities and strategic decision. True or false? False, वो तो डायरेक्टर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, shares represent both ownership in the company and certain rights like voting and dividend. ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अब चलते हैं हम अपने टॉपर्स की तरफ। जी, फर्स्ट पोजीशन किनकी है? शाबाश, फर्स्ट पोजीशन, गुड। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की, एट्थ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, ये भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की लग रही है, और टेंथ पोजीशन। शाबाश। चलिए जी, आज के लेक्चर में असाइनमेंट नहीं थी हमारी कोई, इसलिए असाइनमेंट नहीं डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसे ही है। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं अब हम। अगर आपको होम असाइनमेंट जब दी जाएंगी तो उन होम असाइनमेंट में जो अहम क्वेश्चंस होंगे वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे एग्जाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है, वो भी साथ साथ डिस्कशन होती रहेगी। जी, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? अहम कंसेप्ट क्या सीखे थे? नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन के कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है अपने शेयर होल्डर से, ओनर से, और मैनेजमेंट से भी सेपरेट है। और दूसरी अहम चीज क्या सीखी थी? कंपनी के जितना भी कैपिटल होता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे शेयर कहते हैं। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपये, जैसे 50 रुपये, जैसे 100 रुपये। ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर 1000 रुपये का शेयर खरीदना चाहे, 1000 रुपये के शेयर भी खरीद सकता है। अगर कोई 1 करोड़ के शेयर खरीदना चाहे वो भी खरीद सकता है। स्मॉल डिनोमिनेशन का फायदा ये होता है कि ज्यादा लोग जो हैं वो उनको खरीदने के काबिल हो जाते हैं। ये तो 2 हमारे कंसेप्ट थे कल तक। आज का जो अहम कंसेप्ट है वो है लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी।
पहले यही मुश्किल वाला कंसेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट में चलते रहेंगे। लायबिलिटी ऑफ, अच्छा मुझे ये बताइए, आपने सुना होगा, मैंने भी ये बात सुनी है कि कर्जा जो है ना, कर्ज वो तो हमें अदा करना ही चाहिए। जो भी कर्ज हमने किसी से लिया है मरने से पहले, ये तो शहीद को भी माफ नहीं है, हाँ? कर्ज अदा करना, ऐसा ही है, करना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर कंपनी कोई भी काम करती है तो उसका फायदा किसको होगा? शेयर होल्डर्स को। और कोई गलत काम करती है तो नुकसान किसको होगा? शेयर होल्डर्स को। ओके, सवाल यह है कि क्या कंपनी अपने नाम से किसी बैंक से लोन ले सकती है कि नहीं? बिल्कुल ले सकती है। हमने वो सेपरेट लीगल स्टेटस में पढ़ा है कि वो अपने नाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और कंपनी को वो लोन वापस करना चाहिए। कितना वापस करना चाहिए? तो जितना लिया है पूरे का पूरा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक कंपनी अपने हालात को बेहतर करने के लिए लोन लेती है, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होते जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है। और हो सकता है कंपनी डिफॉल्ट के करीब आ जाए, खत्म होने के करीब आ जाए, बैंकरप्ट होने के करीब आ जाए, लिक्विडेट होने के करीब आ जाए, वाइंड अप होने के करीब। मुख्तलिफ नाम है, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, बैंकरप्सी, ठीक है। यानी कंपनी अब मजीद चल नहीं सकती। कैसा पॉसिबल है? ओके, फर्ज करें कंपनी ने 50 लाख का लोन लिया था, कोशिश की प्रोजेक्ट लगाने की, प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गए। अब कुछ मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है जिसकी कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं। मिल मिला के देखा जाए सारे जो कंपनी के पास एसेट्स है बाकी बच गए हैं 20 लाख के। लोन लिया था बैंक से 50 लाख का, ठीक है। असूली तौर पे कंपनी अगर चलती रहती तो लोन वापस कर देती। अब लोन वापस नहीं, और कंपनी बंद होने जा रही है। कंपनी क्या होने जा रही है? बंद होने जा रही है। क्या ये जो लोन की रिमेनिंग अमाउंट है 30 लाख, 50 लाख का लोन लिया था, 20 लाख के एसेट कंपनी के पास है, चले ये बेच के बैंक को 20 लाख तो मिल जाएगा, बाकी का जो 30 लाख है क्या ये शेयर होल्डर को पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल ये है, सवाल ये, सोच के जवाब दे। कोई लीगल कंसेप्ट नहीं आपसे पूछ रहा, जजमेंटल क्वेश्चन है, आपकी जजमेंट की बेस पे जो आपके ज़हन में आ रहा है बताइए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि शेयर होल्डर को वो लोन वापस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट तो वो है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है शेयर होल्डर्स को वो लोन वापस नहीं करना चाहिए? क्या रीजन है जी आपकी, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उन वो एक सेपरेट स्टेटस है उनका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आंसर ठीक है, क्योंकि कंपनी, हमने शुरू में जब कंपनी क्रिएट हुई थी तभी कह दिया था कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, शेयर होल्डर सेपरेट पर्सन है। शेयर होल्डर के किए का कंपनी जिम्मेदार नहीं, कंपनी के किए का शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं, दोनों सेपरेट है, लेन देन दोनों का अलग अलग है। इस असूल के मुताबिक तो कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है शेयर होल्डर उसके लिए लायबल नहीं, कंपनी की जितनी भी अनपेड लायबिलिटी है शेयर होल्डर उसके लिए लायबल नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर का भी तो कुछ ना कुछ कसूर है इसमें। क्यों? हालांकि काम गड़बड़ किसने किया होगा? डायरेक्टर्स ने किया होगा। भाई कंपनी डुबोई किसने? डायरेक्टर्स ने। कंपनी ग्रो कर रही है, इसमें भी डायरेक्टर्स का कमाल है। कंपनी डाउन जा रही है, ये भी डायरेक्टर का हिस्सा है इसमें। कंपनी डायरेक्टर ने डुबोई, लेकिन डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट किया था भला? शेयर होल्डर्स ने। तो डायरेक्ट ना से इनडायरेक्टली शेयर होल्डर का भी तो कुछ कसूर है, तो इनको भी तो कोई लायबिलिटी पे करनी चाहिए। लॉ ने कहा इनको भी लायबिलिटी पे करना होगी, लेकिन सारी की सारी नहीं, सिर्फ एक लिमिटेड हद तक, कितनी महदूद लायबिलिटी, थोड़ी सी लायबिलिटी, सारी नहीं, थोड़ी सी लायबिलिटी इनको भी पे करना पड़ेगी। जैसे बाज़ औक़ात होता है लॉ में ना, किसी को
सिर्फ मिसाल बनाने के लिए, मिसाल देने के लिए कुछ नॉमिनल से डैमेजेस पे करने को कह दिया जाता है। आपने देखा बाज़ औक़ात कोई पुलिस एसएचओ सही तफ्तीश ना करे तो अदालत उसे कहती है अच्छा जब तक अदालत का वक्त ख़त्म नहीं होता ना आज के दिन में, आप जाके कोने में खड़े रहें, आपकी ये सज़ा है, आपने तफ्तीश सही, इन्वेस्टिगेशन सही क्यों नहीं की। समटाइम अब ये कोई ऐसी टेक्निकल कोई बड़ी सज़ा तो नहीं है, ये तो बराए नाम छोटी सी सज़ा है, सिर्फ उसको वार्न करने के लिए। ठीक है जी। गाड़ी की लिमिट 60 की स्पीड से थी, गाड़ी 60 की स्पीड से ही जा रही थी, आगे कुछ थोड़ी सी आबादी थी, उस बंदे को चाहिए था कि देखते हुए, हालांकि स्पीड लिमिट 60 है वहाँ पे, लेकिन वो कोई जैसे कोई बाज़-औक़ात ऐसा होता है लोगों का ग्रुप गुजर रहा है, कोई जनाजा गुजर रहा है, कोई मेला है फॉर एग्जाम्पल इस तरह का, तो ऐसी सिचुएशन देख के तो स्पीड कम कर देनी चाहिए। ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की, अचानक कोई पर्सन सामने आया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी हल्की से उसके गाड़ी टच हो गई, उसने केस कर दिया। तो हो सकता है अदालत इसमें, हालांकि टेक्निकल कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्हें कहा अच्छा भाई ऐसा करते हैं, आपको जेल नहीं भेजते, आप कोई बड़ा फाइन नहीं करते, आप ऐसा करें सिर्फ 1000 रुपया जुर्माना जमा करवा दे। बाज़-औक़ात इस तरह की नॉमिनल से पेनल्टीज लॉ इम्पोज कर देता है। ठीक है जी। जब किसी बंदे का कसूर ना भी हो ज्यादा, लेकिन फिर भी दूसरे पर्सन का नुकसान हो जाए, समटाइम ऐसा होता है ना। इस केस में शेयर होल्डर्स का डायरेक्ट कसूर तो नहीं है कोई, लेकिन इनडायरेक्टली किसी हद तक है। इन्होंने डायरेक्टर्स को पॉइंट किया, डायरेक्टर सही काम नहीं कर सके, बैंक बेचारा तो उधर रो रहा होगा। बैंक वाला क्या कह रहा होगा? बैंक वाला तो कह रहा होगा मुझे कंपनी से सारे पैसे, और कंपनी नहीं तो मुझे तो शेयर होल्डर से भी पैसे दिलवा के दे। बैंक ने तो यही कहना है ना, वो तो कहेगा मेरे पैसे पूरे होने चाहिए। जैसे अब हमने देखना है लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है, असूली तौर पे अगर देखा जाए ना, सेपरेट जो लीगल कंसेप्ट है उसको सामने रखते हुए, तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी तो बनती है 0, क्योंकि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर। लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ शेयर होल्डर्स का भी इसमें हिस्सा है, तो बैंकर्स को ना थोड़ा सा यूं समझ लीजिए खुश करने के लिए, उसके जख्मों पे हल्का सा मरहम रखने के लिए कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है बैंकर को, बैंक वाले तुम्हारे पैसे जो है 30 लाख, तुम फिक्र ना करो, हम शेयर होल्डर्स को भी कुछ ना कुछ लायबल कर देते हैं। शेयर होल्डर्स को भी कंपनी के डेट्स के लिए कुछ ना कुछ लायबल कर, लेकिन याद रखिए ये लायबल कब करेंगे? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तब। रनिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी 0 है। ये लायबिलिटी शेयर होल्डर की कब आएगी? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है और कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पूरा पे नहीं कर पा रही, उस वक्त शेयर होल्डर्स भी थोड़े से लायबल हो जाएंगे कुछ थोड़ी सी अमाउंट पे करने के लिए। इस कंसेप्ट को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट नहीं कहते इसको। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट होता तो उसका मतलब क्या होता कि कंपनी जितने भी लोन है जो कंपनी रीपे नहीं कर पाई, सारे का सारा शेयर होल्डर्स दे, चाहे अपने पर्सनल एसेट्स बेच के दे, अगर अनलिमिटेड होता। लेकिन ये अनलिमिटेड कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है? लिमिटेड। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या बोले? कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी वाइंड अप हुई और अपनी लायबिलिटीज पे ना कर पाई, अपने क्रेडिटर्स को, बैंकर्स वगैरह को जिससे लोन लिया है, तो कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के शेयर होल्डर थोड़ी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। कितनी करेंगे? थोड़ी सी। इस थोड़ी सी अमाउंट से तो इसे लिमिटेड बोला, लिमिटेड अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे कि भैया ये हमारा हिस्सा है, ये भी हमारी तरफ से डालें, और अफसोस कर लीजिएगा बैंकर के साथ, हमें बहुत अफसोस हुआ इसका कि उसके पैसे डूब गए, तुम्हारे 30 लाख डूब गए बैंक, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारी तरफ से ये 5000 कबूल कर लें। लिमिटेड लायबिलिटी तो ऐसे ही होगी, ऐसा थोड़ी है 30 लाख डूबा तो 20 लाख दे देंगे। ठीक है जी। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट समझ आ गया? क्या कंसेप्ट है दोबारा से बताइए। सर उसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी टू सम एक्सटेंट लिमिटेड होती है। अगर कंपनी कंपनी वाइंड अप हुई और अपनी लायबिलिटी सारी पे ना कर सकी, तो जो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट होगी उसमें शेयर होल्डर भी कुछ हिस्सा डालेंगे।
अगला सवाल ये है कितना हिस्सा डालेंगे, ये अहम कंसेप्ट है। शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ये डिपेंड करता है कंपनी की टाइप्स कौन सी है, और ये कंपनी की टाइप्स समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन को लेके जाना होगा। ठीक है, हम अब क्या करने समझ जा रहे हैं, कंपनी की कुछ टाइप्स। अच्छा मुझे ये बताइए, बिजनेस करने के लिए क्या पैसे की जरूरत होती है? बिल्कुल पैसे की जरूरत भी होती है, ज्यादातर बिजनेस आज पैसे। लेकिन अब याद रखें, ये आज से शायद 100, 150, 200 साल पहले तो बात ट्रू थी। आज के ज़माने एक बात आपको किताब से हटके बता रहा हूँ, आज के दौर में बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, आप उससे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखें आजकल तो जो दौर है वो फिजिकल जो चीज़ें सेल परचेज करते हैं ना लोग, उनको अमीर होते होते साल लग जाते हैं, 20, 25, 30 साल लग जाएंगे। लेकिन जिसके पास बाज़ का टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई छोटी सी वायरल हो गई, चलो भाई व्यूज़ ही व्यूज़, मिलियंस में व्यूज़, ये भैया ये रातों रात वो लखपति करोड़पति हो गए। बाज़ का ऐसे होता है, कुछ छोटी सी ऐप बनाई, प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर दी, फेमस हो गई, ठीक है, और वो रातों रात वो मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है मिलियनेयर बिलियनेयर बनना। आज के दौर में आप देखेंगे जो मिलियनेयर बिलियनेयर बनने की रफ्तार है ना, वो दिनों पे आ गई है। पहले पुराने आज से 100, 150 साल पहले ये सालों में होती थी, और ज्यादातर जो मिलियनेयर बिलियनेयर होते थे वो जद्दी पुश्ती अमीर। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये अच्छा, अब वाइस वर्सा भी है, यानी अमीर जल्दी बन भी सकते हैं और उसके बाद वापस भी। हाँ, ज्यादा पैसे आए, किसी ने मशवरा दिया भाई बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दो, हैं ट्रेडिंग में कर दो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट की 2 दिन बाद डाउन, सारे पैसे 60% एक डी उड़ गए, ऐसा उड़ गया। ठीक है, तो ये तो पहले आपसे फिर वही सवाल के ऊपर वापस आते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए या स्किल चाहिए, या दोनों? दोनों चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास, यानी जो कंपनी बना रहे हैं लोग, उनके पास पहली ऑप्शन ये होती है, क्या हम ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जिसमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसा है तो फिर शेयर कैपिटल भी रजिस्टर करवा, कंपनी को रजिस्टर करवाने के साथ उसका शेयर कैपिटल भी रजिस्टर करवाते हैं और हाई अमाउंट रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि पता है पैसों की जरूरत। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि बिजनेस ऐसा है जिसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत है, क्या ऐसा मुमकिन है पैसों के बगैर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर लें, और कामयाब भी हो जाए? बिल्कुल है। आपने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स, पाकिस्तान में वो मलिक रियाज साहब की स्टोरी अगर सुने तो पता चलता है वो गरीब थे और फिर सख्त मेहनत करके अमीर हो गए। ठीक है, इसी तरह इंडिया की एग्जांपल देखिए, उसमें बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं, पता नहीं कौन कौन सी फैमिली है, टाटा, अंबानी वगैरह वगैरह, कि वो एफर्ट करके अमीर हुए। वो कहते हैं जी मैं इस शहर में जब आया तो मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। ये ऐसी कहानी होती है ना, कहानी शुरू यहाँ से होती है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, आइडिया होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, रिस्क टेकिंग अप्रोच होनी चाहिए, तो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो जब कंपनी हम क्रिएट, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने लगा हूं, जब हम कंपनी रजिस्टर करवा रहे होते हैं ना, उस हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, कंपनी बगैर किसी शेयर कैपिटल के रजिस्टर करवा लो। नंबर 2, कंपनी शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर करवा लो। आप समझ रहे थे आजकल के, समझ रहे थे अब तक कि हर कंपनी जो रजिस्टर होगी शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर होगी? नहीं, कुछ कंपनी शेयर कैपिटल के बगैर भी रजिस्टर हो सकती हैं, उनमें शेयर कैपिटल हो सकता है कि ना हो। विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी क्या है? विदाउट शेयर कैपिटल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ये जो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल फर्ज करें नहीं होगा,
ये चलेगी कैसे? ये थोड़े बहुत पैसे तो इधर चाहिए होंगे ना भाई, और कुछ ना सही रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन की फीस तो देनी होगी ना, तो कहाँ से आएंगे पैसे? ऑफिस तो कहीं पे छोटा सा लेना होगा, जो उसमें मेंबर्स आएंगे अगर वो पैसे देंगे वो तो शेयर बन जाएगा, शेयर कैपिटल। वो किसी से उधार पकड़ा जाएगा। जब अपने पास पैसे ना हो तो फिर क्या करते हैं, किसी से उधार ले लिया जाता है, हैं? जब शेयर कैपिटल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लोन होगा। शेयर कैपिटल नहीं होगा तो क्या होगा, लोन। लोन से बिजनेस करना है हमने। अच्छा, जब लोन लेने के लिए किसी के पास जाएंगे, ये भाई कहेगा भाई लोन का असूल होता है क्या, कि बदले में कोई सिक्योरिटी रखवाओगे तो सिक्योरिटी तुम्हारे पास है नहीं, कंपनी तुम्हारी अभी बन रही है, 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास, ना 1 रुपये की कोई चीज है, तो सिक्योरिटी तो कोई नहीं। तो हम उसे कहेंगे भाई, मैं भाई नहीं, अब भाई बात सुन जरा, भाई अभी हमें 10 लाख रुपया लोन दे दो, सिक्योरिटी में रखवाने के लिए हमारे पास चीज कोई नहीं है, लेकिन हम वादा करते हैं, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, लेकिन हम वादा करते हैं, वही एग्री टू कंट्रीब्यूट, हम वादा करते हैं कि हम आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे, हम करेंगे कंट्रीब्यूट। क्या? अगर कंपनी वाइंड अप हुई, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी वाइंड अप हुई और आपके पैसे कुछ रहते हुए, हम एग्री करते हैं, हम 3 लोग, हम कंपनी, हम एग्री करते हैं, हम घर से क्यों ना पैसे लाने पड़े, हम आपके पैसे पूरे करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं। तो ये जो कंपनी होती है ना, फिर ये इसका शेयर कैपिटल नहीं होता, इसमें क्या होती है, गारंटी होती है। शेयर कैपिटल नहीं होता, क्या होता है, गारंटी। तो ये 2 तरह की कंपनीज आ गई, एक वो जिनका शेयर कैपिटल है, एक वो जिनकी गारंटी है। जो इनका शेयर कैपिटल होता है उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो जिसकी गारंटी होती है उसे क्या कहते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो है, मेंबर्स एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सुने, कि गारंटी किस हद तक होगी। 10 लाख का लोन लिया है, गारंटी क्या हर एक की 10-10 लाख की गारंटी होगी? इसका जवाब है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीन ओनर है ना, हम तीनों एक पेज के ऊपर लिख के इसको दे देंगे। मिस्टर ए लिखेगा मैं 5 लाख तक अमाउंट पे करूंगा, बी लिखेगा मैं 3 लाख तक अमाउंट पे करूंगा, सी लिखेगा मैं 2 लाख तक अमाउंट पे करूंगा। अब अगर कंपनी वाइंड अप हुई, भाईजान का 10 लाख डूब गया कंपनी की तरफ से, अब बताइए रूल क्या है कि कंपनी अगर वाइंडिंग अप पे अपना लोन पे नहीं कर सकी, क्या जो कंपनी के मालिकान हैं, मेंबर्स हैं, वो लोन पे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। किस अमाउंट तक? ये डिपेंड करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस अमाउंट तक जो मेंबर्स ने एग्री की हुई है, एग्री करके लिख के इसको दी हुई है, यानी मैं 5 लाख दूंगा, ये भाई कितने देंगे, ये कितने देंगे, 2 लाख। ये है केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी की 2 टाइप्स होगी, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है, कंपनी के शेयर्स होते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, अमाउंट गारंटी होती है। तो गारंटी में ये अगर हमें जानते पहचानते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात है, तो ये मान जाएंगे, ये लोन दे देंगे, लोन देंगे उसे कंपनी शुरू करेंगे, हम कंपनी शुरू करेंगे, धड़ धड़ बिजनेस शुरू होगा, प्रॉफिट होगा, हो सकता है इनको लोन वापस कर दें। और अगर उलट सिचुएशन हुई, डूब गया लोन, पैसे डूब गए, तो फिर क्या कराएंगे हम घर से पैसे लेके आके इसको पूरे करेंगे, यानी हमारी लायबिलिटी होगी। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर हमने इनसे पैसे लिए थे 10 लाख, लेकिन हमने 2-2 लाख कंट्रीब्यूट करने का एग्रीमेंट किया था, तो अव्वल तो इन भाईजान की अकल पे मातम करेंगे हम सबसे पहले। क्यों मातम करेंगे? भाई लोन दिया तूने 10 लाख, तो गारंटी तो 10 लाख की कम से कम लेते, 6 लाख की क्यों ली? लेकिन अगर फर्ज कीजिए ले ली, कुछ हालात में आगे चल के पढ़ेंगे क्या हालात वाकयात होते हैं, तो अब हमारी लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख की या 6 लाख की? 6 लाख की। ये बात समझ आ रही है? हालांकि असल में ये लायबिलिटी कंपनी की है,
नॉर्मल रूटीन में कंपनी ही की होती है, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, अपनी लायबिलिटी पे ना कर सके, तो वो लायबिलिटी फिर कौन पे करेंगे? मेंबर्स। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। मेंबर्स पे, लेकिन मेंबर्स कितनी लायबिलिटी पे करेंगे? हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का केस है तो जितनी उन्होंने, फुल नहीं, अनलिमिटेड नहीं, जितनी एग्री की होगी उस तक लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे चेक पॉइंट पूछिए, क्या क्वेश्चन आपका? पहले आपने पूछा जी, वो पूछिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा एक चीज तो ध्यान में रखिए, इन्होंने बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट, अब देखिए स्टार्ट है ना, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि कंसेप्ट को सिंपल रख के चलो, लेकिन क्या करें, एक कंसेप्ट दूसरे के साथ लिंक होता है, तो एक कंसेप्ट को डिस्कस करते करते दूसरा आ जाता है, दूसरा करते, एक दो दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। अब इन्होंने एक बड़ा एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा सर कल आप बोलते थे कंपनी के जो मालिक होंगे वो शेयर होल्डर्स होंगे, आज आप कह रहे हैं कि जो कंपनी के मालिक उसके लिए टर्म बोल रहे हैं मेंबर, तो दोनों में फर्क क्या है? जो असल में कंपनी के मालिकों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना कंपनीज एक्ट में, वो वर्ड हुआ है मेंबर यूज। मेंबर, मेंबर वर्ड क्यों यूज हुआ है इसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। क्योंकि पाकिस्तान में कंपनीज दो तरह की है, दो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनी जो है कितनी तरह की है? दो तरह की। पाकिस्तान में कंपनीज कितनी तरह की है? एक वो जो कि जिनका शेयर कैपिटल है, जिनका क्या है, इन्हें बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक वो कंपनी जिनका शेयर कैपिटल नहीं है। अभी आपके साथ एग्जांपल शेयर की ना, बिजनेस करने के लिए शेयर कैपिटल होना जरूरी नहीं है। दूसरी कंपनी है लिमिटेड बाय कर, ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं? जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? लिमिटेड बाय कर। अच्छा एक चीज याद में रखिएगा, प्रैक्टिकली आपको 95% जो कंपनीज मिलेंगी ना, 95% प्रैक्टिकली वो लिमिटेड बाय शेयर हैं, 5% के लगभग लिमिटेड बाय गारंटी मिलेंगी। लेकिन आई कैप के एग्जाम क्वेश्चन में हो सकता है आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी का मिल जाए, कई क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये कंसेप्ट मिल जाए, ठीक है, एग्जाम में। प्रैक्टिकली ये कितनी कंपनीज होंगी लगभग, और ये 5% है, ये 95% लिमिटेड बाय शेयर से ज्यादा, ठीक है जी। लिमिटेड बाय शेयर में कंपनी का शेयर कैपिटल होगा, ओनर बनने के लिए क्या करना है? शेयर बाय करें, तो इसके ओनर को हम क्या कहेंगे? शाबाश, क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। इसका शेयर कैपिटल है क्या? ये एक कंपनी है, क्या इसके भी मालिक होंगे? क्या इसका शेयर कैपिटल है? तो क्या है? गारंटी है। क्या है? गारंटी है। शेयर कैपिटल नहीं है, क्या है? ये कंपनी शेयर कैपिटल पे खड़ी है, ये कंपनी किस पे खड़ी है? गारंटी पे। इसमें जिन लोग जो मालिकान है वो कौन है? गारंटर, जिन्होंने गारंटी दी है। इसमें मालिकान कौन है? गारंटर्स, GUARAN, आगे पता नहीं क्या, टी के बाद ई है क्या हुआ अल्लाह जाने, OR कर लेते हैं, गारंटर्स। इसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर। इसके मालिक कौन है? गारंटर्स। अब जहां पे कंपनी लॉ का असूल है, जहां पे उसने बोलना होगा ना लिमिटेड बाय शेयर के मालिकान, वो कहेगा शेयर होल्डर्स। जहां पे उसने कहना है लिमिटेड बाय गारंटी के मालिकान, कहना है गारंटर। जहां पे उसने कहना है दोनों ही कंपनियों के मालिकान, कंबाइन वर्ड यूज करना है कोई एक, वो क्या यूज करेगा? मेंबर, मेंबर्स। यानी अगर कोई लीगल कंसेप्ट शेयर होल्डर और गारंटर दोनों पे अप्लाई होता है ना, वहां पे कंपनी लॉ ऐसे नहीं लिखता दिस कंसेप्ट अप्लाइज टू शेयर होल्डर्स एंड गारंटर्स, दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा। कंपनी लॉ की आदत है जहां पे वो दो तीन मुख्तलिफ कंसेप्ट होना तो वो उनको मिला के एक लफ्ज याद कर दिया करता है। तो यहाँ पे जो कंपनी के, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स हैं उसके मालिक को क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है उसके मालिकों को क्या बोलेंगे? गारंटर। और जब दोनों को इकट्ठा बुलाना हो कंपनी एक्ट ने, क्या नाम देगा? मेंबर्स।
तो मेंबर का मतलब किसी भी कंपनी का ओनर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे टेक्निकल क्वेश्चन, आज ही टेक्निकल, मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है, तो आप क्या बोलेंगे हैं कि मेंबर इज इक्वल टू शेयर होल्डर प्लस गारंटर। शेयर होल्डर मेंबर्स की एक टाइप है, दूसरी टाइप है गारंटर, ठीक है। या यूं कह लेंगे मेंबर्स की दो टाइप्स हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में शेयर होल्डर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटर में गारंटर्स। डन जी, ये बात समझ आ गई। तो बताइए कंपनी की दो टाइप्स कौन सी हुई, ये बोले लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, कौन सी टाइप हुए, लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, टू अमाउंट दे एग्री। लिमिटेड बाय शेयर में कितनी है, लिमिटेड बाय शेयर में कितनी है, जितने का शेयर होगा, जितने का अमाउंट शेयर की अनपेड है, अनपेड है, जितनी अमाउंट शेयर्स पे, यानी जितने का शेयर है, यूं कह ले जितने का शेयर है उतने लेकिन असल में जब हम शेयर खरीदते हैं ना, तो उसकी अमाउंट पहले पे कर देते हैं कि बाद में, पहले पे कर देते हैं। इसीलिए अक्सर केसेस में लिमिटेड बाय शेयर में हम लिखेंगे, लिमिटेड बाय शेयर में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है अप टू अमाउंट अनपेड, जो कि अक्सर क्या होगी, जीरो। तो यह समझ लीजिए लिमिटेड बाय शेयर में शेयर होल्डर की लायबिलिटी ऑलरेडी सेटल हुई है, उन्होंने जो जिम्मेदारी ऑलरेडी सेटल हुई है। लेकिन ये बात है 1963 की, 63 की, 1980 कर लें, 1980। उस वक्त पता क्या होता था, लोगों के पास पैसे कम होते थे, शेयर 10 रुपए का ना, लोग कंपनी के पास जाके कहते थे ए कंपनी भाई हमें भी एक शेयर दे दो, उन्हें कहा जाता था 10 रुपए दे दो, वो कहते हैं हमारे पास 10 रुपए नहीं है, ऐसा करो 6 रुपए अभी ले लो, 4 किस्तें कर लो हमारे साथ, 6 रुपए अभी ले लो और 4 रुपए 3 महीने के बाद ले लेना। कुछ कंपनीज ऐसा नहीं करती थी, कुछ कंपनीज कर लेती थी। तो जो कंपनी ऐसा कर लेती थी उनको कहते थे इस कंपनी के शेयर्स पार्टली पेड हैं। जो कंपनी कहती थी नहीं नहीं पूरे के पूरे पैसे भी लाओ फिर शेयर मिलेगा, उसको कहते थे इस कंपनी के शेयर फुल्ली पेड है। जो कंपनी कहती थी नहीं नहीं ठीक है चलो अभी ला दो जितने हैं अभी वो तो लाओ, बाकी फिर 3 महीने बाद ले आना, उसको क्या कहते हैं, इस कंपनी के शेयर पार्टली पेड है। 6 रुपया पार्टली पेड हो गया और 4 रुपया अनपेड हो गया। अब इस पर्सन ने फ्यूचर में कितने रुपए देने हैं, अच्छा अगर कंपनी इस दौरान में वाइंड अप हो जाए तो इस पर्सन ने कितने पैसे देने हैं, 4 रुपए। ये अब कंप्लीट लायबिलिटी का कंसेप्ट आपके सामने कंप्लीट हो गया। मैं इसको दोबारा से समराइज कर रहा हूं 2-3 मिनट के अंदर, पूरा फोकस हो के आपने इस कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या समझने की कोशिश की आज हमने, लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है कि कंपनी ने जितनी भी कंपनी की लायबिलिटी है असूली तौर पे कंपनी वो खुद अदा करने की पाबंद है क्योंकि उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। लेकिन जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो और वो अपने सारे जो लैंडर्स हैं जिनसे उसने लोन लिया हुआ है उनको लोन अदा करने की पोजीशन में ना हो, तो उस सूरत में कंपनी की कुछ लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है शेयर होल्डर्स पे। कब, जब कंपनी वाइंडिंग अप में होगी, जब अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर पा रही होगी तो कुछ लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी किसके ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर, सारी नहीं कुछ। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। अब अगली डिस्कशन मेरी सिर्फ इस पॉइंट पे है कि कितनी लायबिलिटी शिफ्ट होगी। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी पे। किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ कंपनी पे। अगर कंपनी की लायबिलिटी, अगर कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर का कंसेप्ट, कि मेंबर की लिमिटेड लायबिलिटी कितनी होती है। ये डिपेंड करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है। अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लायबिलिटी कितनी होगी, अमाउंट एग्रीड एट वाइंडिंग अप,
अमाउंट एग्री, जो उन्होंने एग्री किया हुआ है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग आपके पास एग्री पहले कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट कब करते हैं? वाइंडिंग आपके वक्त। ये तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें वो डिपेंड करता है, किसी ने 1 लाख बोला होगा, किसी ने 2 लाख बोला, किसी ने 3 लाख, लिस्ट बनती है, हर एक को कहा जाता है भाई लाइन लगा के आओ, अपना अपना हिस्सा देते जाओ जो एग्री किया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में डिपेंड करता है कि क्या शेयर्स फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है। अगर शेयर्स फुल्ली पेड है इसका मतलब है जो भी अदा करना था ऑलरेडी अदा हो चुका है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी है? 0। और अगर शेयर पार्टली पेड हैं तो इनकी लायबिलिटी कितनी होगी? जितना पेड हो चुका है वो लायबिलिटी होगी कि जितना अनपेड है? अनपेड है। यानी 6 रुपए पे कर दिया था 10 रुपए के शेयर का, तो बाकी कितना है? 4 रुपए। अगर जिसके पास 1 शेयर है उसे कितनी अमाउंट पे करनी है? 4। जिसके पास 50 शेयर है 200, 200। शाबाश शाबाश। क्लियर होगी बात? ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया? ठीक है कि वाइंडिंग अप में कंपनी की कुछ लायबिलिटी अगर कंपनी पे नहीं कर पाती तो वो शिफ्ट हो जाएगी किसको? शेयर ना मेंबर्स को। मैंने शेयर होल्डर पे इनकी गलती क्यों निकाली? क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंपनी में है। हमने तो वो सुल बताना जो दोनों कंपनी के लिए हो। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, कितनी होगी? अगर वो लिमिटेड बाय शेयर है तो अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, और लिमिटेड बाय गारंटी है तो अप टू अमाउंट दे एग्री टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लिमिटेड लायबिलिटी समझ आ गई? शाबाश। चेक पॉइंट यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। हाँ शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। उन्होंने कहा सर वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है वो तो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया उसके। बिल्कुल ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये रेयर सिचुएशन में ऐसा होगा। देखिए कंपनी की रूटीन की जिंदगी में ऐसा नहीं है। कंपनी की रूटीन की जिंदगी में कंपनी ठीक है। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी क्या हो रही है? वाइंड अप हो रही है, तो अब सिर्फ एक्सेप्शन दे दी, अब सिर्फ एक्सेप्शन दे दी। ठीक है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तब सिर्फ, और तब भी क्या लायबिलिटी सारी की सारी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। ये समझ लीजिए जाती हुई कंपनी को शेयर होल्डर का आखिरी सलाम है, यूं समझ लीजिए आखिरी फेवर है। जाती हुई कंपनी बेचारी स्वर्गवासी हो रही है, ठीक है। जाते जाते उन्होंने कहा हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डोनेट नहीं, वो लफ्ज है क्या है, कंपनसेट भी नहीं, क्रियाक्रम कर दें, क्रियाक्रम बोलते हैं। हाँ, क्रियाक्रम के लिए हमारी तरफ से थोड़ा सा हिस्सा पड़ जाए। पर देखिए यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। वो कंपनी जब तक जिंदा थी तब तक उसने कुछ ना दिया, तब तक कुछ ना दिया, तब तक वो ऐसे जैसे कोई नाफरमान औलाद को आग कर देता है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ बाइंडिंग आपके वो, ठीक है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बाकी बात अलग। एक्सेप्शन बिल्कुल है रूटीन के केस सेट की, लेकिन लॉ ने खुद एक्सेप्शन दी है। रूटीन में उन्होंने कहा कि कंपनी की लायबिलिटी अलग, शेयर होल्डर की लायबिलिटी अलग, लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में एट टाइम पार्टनर। बल्कि ये इसी सवाल से एक कंसेप्ट और आपके साथ बिल्ड कर लूं, लॉ जब असूल बनाता है ना तो कुछ ना कुछ देखें, असूल वैसे तो असूली तौर पे कोई भी लॉ का असूल है वो सब पे अप्लाई होना चाहिए, लेकिन अपनों अपनों के लिए बाज़ औक़ात कुछ कुशन रखना पड़ता है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि अब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे भाईजान जब भी जो भी जापान से गाड़ी पाकिस्तान में आएगी उसके ऊपर 50% ड्यूटी लगेगी, जब भी आएगी लगेगी। एक दिन अचानक एक एक्सेप्शन क्रिएट होगी, क्या 26 तारीख को, 26 अप्रैल को जितनी भी गाड़ियां आएंगी उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। पता चला कोई बहुत बड़ी शख्सियत के कुछ बड़ा ऑर्डर आने वाला है, उसके लिए नोटिफिकेशन कर दिया। बात इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? कंपनी लॉ में बार बार ये वर्ड आएगा। एक्सेप्शन उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें कोई जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, किसी खास टाइम के लिए, किसी खास सिचुएशन के लिए, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब मैं थोड़ा टेक्निकली डिस्कशन करने लगा हूं कि जो लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है
ये सेपरेट लीगल एंटिटी की छोटी सी एक्सेप्शन है, लेकिन ये सिर्फ कब अप्लाई होती है? वाइंडिंग अप के वक्त में। डन जी। चलिए ये मेन कंसेप्ट है, ये निमट गया तो बाकी तो 10-15 मिनट में निमट जाएगा सारा। ओके जी जी। सुभान अल्लाह, आसान कंसेप्ट को क्या तरीके से मुश्किल किया है उन्होंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, हम खुश हुए हैं, हम खुश हुए हैं। हम इनके अल्फाज को आपके सामने रख देते हैं, फैसला अब आप कर लीजिएगा। बात इनकी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि हर शेयर होल्डर मेंबर है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं है। कुछ मेंबर गारंटर भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये है क्या कहते हैं, फिलोसॉफिकल स्टाइल सोचने का। हमारा स्टाइल काउंटिंग के हम बंदे, हमारा स्टाइल थोड़ा सा मैथमेटिकल है, सिंपल। मेंबर इज इक्वल टू शेयर होल्डर प्लस गारंटर। मेंबर इज इक्वल टू, देखिए ये भी वही कंसेप्ट है लगभग, और जो इन बहन जी ने कंसेप्ट है वो भी वही है। क्या? नहीं नहीं, हर शेयर होल्डर मेंबर है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए अब आगे चलें, कंसेप्ट को आगे लेके चलें। इसके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूं कि ये हमने पढ़ लिया है। डन जे। अब आगे चलें। अब आगे कह रहा है कंपनी की कुछ और छोटी मोटी निशानियां, और छोटी मोटी निशानियां सुन ले। क्या? लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी की जो भी लायबिलिटीज होंगी वो किसने पे करनी है? कंपनी ने। शेयर होल्डर ने पे नहीं करनी, डायरेक्टर ने पे नहीं करनी। महीने बाद बिजली का बिल आएगा, किसने पे करना है? पानी का बिल आएगा, गैस का, किसने पे करना है? कंपनी। महीने बाद वर्कर्स को तनख्वाह देनी है, किसने देनी है? कंपनी। जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स देना है, किसने देना है? तो जो भी लायबिलिटीज होगी वो किसकी लायबिलिटी है? कंपनी की। हाँ, अगर डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई गलत काम कर रहे हो ना, फिर वो खुद लायबल होंगे। एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला कि भैया चीनी एक्सपोर्ट करनी है, और चीनी के साथ ही 10 डब्बे चीनी के रखे, उसके हर डब्बे के नीचे जो आधा हिस्सा था उसमें चर्स भी रख दी। अब भिजवा दिया, पकड़े गए। अब सजा किसको मिले? डायरेक्टर को या के कंपनी को? डायरेक्टर्स को। अपनी अथॉरिटी से। तो जब कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर गलत काम करेंगे ना कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए, तो उस गलत काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, उस सूरत में जिम्मेदारी किसकी होगी? डायरेक्ट। वरना हर केस में जो भी लायबिलिटी पे करनी है किसने करनी है? कंपनी ने पे। टैक्स पे करना है किसने करना है? कंपनी ने पे करना है। ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट इकट्ठे ही हो गए कि जितनी भी लीगल ऑब्लिगेशन हैं वो किसकी हैं? कंपनी खुद लायबल होगी अपनी सारी लायबिलिटी पूरी करने के लिए। जैसे इसकी एक एग्जांपल अक्सर भी दिया, टैक्स। कंपनी के ऊपर जो टैक्स है कंपनी पे करेगी अपने प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स, तो वो किसकी लायबिलिटी है? डन। और टैक्स तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी जो भी लायबिलिटीज है, जो बिजली के बिल वगैरह आ जाते हैं, कुछ और चीजें हैं, वो सारी किसने पे करनी है? फिर है एक परपेचुअल सक्सेशन। क्या है? परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब है हमेशा, सक्सेशन का मतलब है चलते रहना, चलते रहना। कहता है कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी अमर है। कंपनी क्या है? अमर है, ये नहीं मरेगी। हम मर जाएंगे, एक दिन आएगा, ठीक है, हमारे बाद आने वाले भी मर जाएंगे, एक दिन आएगा, लेकिन कंपनी अमर है। वो क्रिएट भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होती है और वाइंड अप, खत्म भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होती है। उसे क्रिएट करने के प्रोसेस को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, प्रोसेस ऑफ इनका। ये हमारे कंपनी लॉ का पहला चैप्टर है, और उसे खत्म करने के प्रोसेस को कहते हैं वाइंडिंग अप। ये हमारे कंपनी लॉ का आखिरी चैप्टर है। तो जी, डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप का ही एक दूसरा नाम है, जो कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है या अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। लॉ मेकर पसंद नहीं करते इस। देखें यहाँ याद आ गया, शाबाश। देखिए टर्म्स जो है ना हर सब्जेक्ट की डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट की टर्म्स। अब ऐसी बात बताऊंगा आप उछल पड़ेंगे।
ये मैं आपके सामने के लफ्ज लिखने लगा हूं, आपने पढ़ के बताना है ये क्या लिखा है। अमूमी तौर पे राइटिंग मेरी समझ नहीं आती है, मैं तसल्ली से सुकून से लिखूंगा ताकि समझ आ जाए। कुछ डेबिट का, जिन्होंने अकाउंटिंग ज़्यादा पढ़ी है वो कह रहे हैं डेबिट, जिन्होंने साइंस ज़्यादा पढ़ी है वो कह रहे हैं डॉक्टर। कौन सही कौन गलत? शाबाश, ये सुनना चाह रहा था, दोनों सही हैं। डिपेंड करता है कंटेक्स्ट कौन सा है। अगर आप अकाउंटिंग की क्लास में बैठे हैं तो ये डेबिट है, डॉक्टर बोलेंगे तो गलत होगा। और अगर आप मेडिकल की क्लास में बैठे हैं तो इसका मतलब डॉक्टर है, डेबिट बोलेंगे तो वो उधर गलत होगा। तो मैं दो टर्म्स आपको बताने लगा हूं, उनका मीनिंग अकाउंटिंग में कुछ और है और लॉ में कुछ और है। अब मैंने जो मतलब बताना है, आपने भैया आपने क्या करना है, उस मतलब को सुन के उछल पड़ना है। क्या करना है? उछल पड़ना है। आपने कहना नहीं सर अकाउंटिंग में तो हमें यह मतलब नहीं समझाया, काउंटिंग में तो इसका कुछ और मतलब समझ। मैंने कहा नहीं नहीं, अकाउंटिंग की क्लास नहीं है। कौन सी क्लास है? लॉ की क्लास है। सुने, एक लफ्ज पहला, अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में होते हैं एसेट्स और होते हैं लायबिलिटीज। एसेट्स, लायबिलिटीज। एसेट्स के लिए अकाउंटिंग में जो लॉ में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लफ्ज है प्रॉपर्टी। क्या लफ्ज है? प्रॉपर्टी। आप कहेंगे नहीं सर प्रॉपर्टी तो सिर्फ वो इमूवेबल एसेट है। नहीं नहीं, हर तरह के एसेट को लॉ में क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी। भाईजान मोबाइल है आपके पास? मोबाइल है, बस ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, निकाल ले मोबाइल। शाबाश। ये अगर अकाउंटिंग की क्लास में कहूँगा ना ये भाईजान की प्रॉपर्टी है, अकाउंटिंग के टीचर पकड़ के मार मार के मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये प्रॉपर्टी नहीं, वो तो लैंड एंड बिल्डिंग होती है। लेकिन लॉ की क्लास में ये क्या है? मोबाइल इज ए प्रॉपर्टी। मोबाइल इस पर्सन की प्रॉपर्टी है। जब कोर्ट ऑर्डर करता है ना इस बंदे की सारी प्रॉपर्टी बेच दो, तो उससे मुराद ये नहीं होता सिर्फ इसके लैंड एंड बिल्डिंग बेच दो, उससे मुराद होता है इसका मोबाइल भी बेच दो, इसका पेन है पेन भी बेच दो, बैग है इसका बैग भी बेच दो। प्रॉपर्टी से मुराद सारे एसेट्स हैं। क्या है? सारे। ये याद रखिएगा, लिख लें प्रॉपर्टी। उसी तरह लॉ में लायबिलिटी से को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में लायबिलिटीज को लायबिलिटीज बोलते हैं, लॉ में लायबिलिटीज को बोलते हैं क्रेडिटर। जिसको आपने 1 रुपया भी देना हो लीगली हम उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, जो भी पेएबल है। अकाउंटिंग में अब अगर मैं अकाउंटिंग में कहूंगा ना भैया अगर आपने अपने वर्कर्स को इस महीने की तनख्वाह नहीं दी तो वो आपके क्रेडिटर हैं, तो अकाउंटिंग के टीचर क्या करेंगे? मार मार के मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि भाई ये तो क्रूड एक्सपेंस होता है, क्रूड लायबिलिटी है, क्रेडिटर थोड़ा ही है। क्रेडिटर तो वो होता है जिनसे हम रॉ मटेरियल बाय करते हैं, उधार माल, सिर्फ वो। लेकिन लॉ में क्रेडिटर किसको बोलते हैं? हर पेएबल को, हर लायबिलिटी क्रेडिटर है। अकाउंटिंग में अगर मैं कहूं बैंक से लोन लिया है, बैंक हमारा क्रेडिटर है, टीचर फिर वही करेंगे जो करते हैं मेरे साथ। लेकिन लॉ की क्लास में, अकाउंटिंग में, लॉ की क्लास में क्या होगा? हम क्या कहें? ऑल टाइप्स ऑफ पेएबल इज क्रेडिटर। ठीक है, चल भाई उछल उछल है क्या? उछलना नहीं आता था? हाँ शाबाश, हल्का सा उछलते हैं। ये खड़ा, हाँ, और थोड़ा जल्दी, हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा उछलना। शाबाश शाबाश। देखा, 2 टर्म्स आपको बताई, कौन सी बताई? एक क्रेडिटर, एक प्रॉपर्टी। ये भूलना नहीं है, ये लॉ में बार बार इस्तेमाल होंगी। अगर क्रेडिटर का मतलब आपने अकाउंटिंग वाले क्रेडिटर लिया ना तो इधर नंबर कट जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी का मतलब कंपनी लॉ में आपने अकाउंटिंग वाली प्रॉपर्टी लिया, इधर नंबर डन जी। चलिए, ये कंसेप्ट भी हो गया। चले, अच्छा किधर थे हम आगे? हाँ, पर पैच अमर के ऊपर कंपनी क्या है? अमर। पर पैच वो चलते, शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे मर जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। जैसे एग्जांपल दी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है, वो 40 साल पहले भी थी, आज भी है, ठीक है। तो लेकिन प्लेयर्स चेंज होते रहे हैं। प्लेयर्स के चेंज होने से कुछ प्लेयर्स की डेथ भी हो गई,
क्या उनकी डेथ होने से कंपनी वो सॉरी क्रिकेट टीम के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उसी तरह कंपनी के भी जो शेयर होल्डर, कंपनी चलती रहेगी, शेयर होल्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ मरते रहेंगे, कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी कंटिन्यू डिस्पाइट चेंजेस ऑन जो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप होती है ना, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदा जिसने दुकान खोली थी उसकी डेथ होगी, अकेला बंदा था बेचारा, दुकान खत्म, अब दूसरा बंदा आएगा, अब दुकान दोबारा किसी और को किराए पे देनी पड़ेगी। कंपनी के केस में ऐसा नहीं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, शायद आपको कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी उम्र 150-200 साल हो, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें 150 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, वो भी चल रही हैं। कोक, शाबाश शाबाश, पीने वाले मर गए हैं, वो उधर ही खड़ी है, वो उधर ही रहेगी। ठीक है जी, परपेचुअल सक्सेशन समझ आ गया आपको? चलिए अब कुछ आगे चलते हैं। अच्छा, वोटिंग राइट की बात हुई थी, शेयर्स पे वोटिंग राइट्स मिलते हैं। वोट कास्ट करने के ना 3 तरीके हैं, ये 4 तरीके हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो वोटिंग राइट्स वाली बात लिखी है ना, वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो आप उस कंपनी की जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी उसमें जा सकते हैं, उसमें जाके फैसले में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फैसलों में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? वोटिंग के जरिए से, वोटिंग के जरिए। अब वोटिंग कितने तरीकों से होती है? ये 4 तरीके हैं। पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन जब होते हैं ना, उनमें भी वोटिंग होती है। उसका एक ही तरीका होता है, क्या? बैलेटिंग। बैलेटिंग यानी गए उधर, पर्ची जो थी वो डाले, और हाँ, और फिर नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, वो एक ही तरीका है उसका। लेकिन कंपनी के केस में वोट कास्ट करने के 4 तरीके हैं, 4 तरीके। पहला तरीका इन पर्सन, खुद जाके वोट कास्ट करें, जैसा जनरल इलेक्शन में होता है, खुद वोट कास्ट कर। पहला तरीका क्या है? मीटिंग में खुद जाके वोट कास्ट करें। दूसरा तरीका क्या है? प्रॉक्सी, अपनी जगह किसी और को भेज दें, अपनी जगह किसी और को भेज दें। तीसरा तरीका क्या है? वीडियो लिंक, खुद घर बैठे बैठे वोट कास्ट कर दें। वो जूम मीटिंग के जरिए से आमने सामने होगी बात, या कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए से, और घर बैठे वोट कास्ट, ये भी तरीका है, ये भी कन्वीनियंट। और जो चौथा तरीका है जो लिखा उसने, क्या है? पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है? आप पोस्ट के जरिए से वोट कास्ट कर दे, यानी जैसे लेटर सेंड करते हैं। पुराने जमाने, कुछ साल पहले ये लेटर के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए से वोट कास्ट किया जाता था, अब उन्होंने इसको ईमेल के जरिए से चेंज कर दिया है, यानी ईमेल के जरिए से भी वोट कास्ट हो सकता है ना। हाँ, पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में तो ये 4 तरीके नहीं, सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? पर्सन वाला। लेकिन हमें कंपनी के केस में वोट कास्ट करने के 4 तरीके हैं, ठीक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कास्ट, जितनी ज्यादा सहूलतें देंगे उतने ज्यादा लोग वोट कास्ट करेंगे, और जितनी कम सहूलतें देंगे उतने लोग कम। तो कंपनी लॉ में कितनी तरीके हैं? कौन कौन सा? इन पर्सन, खुद चले जाओ, प्रॉक्सी, अपनी जगह हमसाये को भेज दो, वीडियो लिंक, घर बैठे बैठे वोट, और फिर पोस्टल बैलेट, ईमेल कर दो, ठक। ये वो के एक्सरसाइज करने के तरीके हैं। क्लियर हो गए ये? चले, ये कंसेप्ट भी हो गया कि ये कंसेप्ट था, ये भी परपेचुअल सक्सेशन भी समझ आ। सबसे ज्यादा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर समझ आ गया, ये डिपेंड करती है बाय शेयर बाय गारंटी। परपेचुअल सक्सेशन भी समझ आ गया, कंपनी चलती रहेगी। वोटिंग राइट्स भी समझ आ गया, शाबाश। और फिर है एक, हाँ, ओनर और डायरेक्टर अलग अलग होते हैं ना। आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूं, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर बन सकती है? नहीं, क्योंकि डायरेक्टर वो बंदा होना चाहिए जो फैसला साजी की उसमें एबिलिटी हो, जो फैसले कर सकता हो, जिसमें समझबूझ हो। तो वो तो कोई नेचुरल पर्सन ही कर सकता है ना। तो डायरेक्टर कौन लोग होते हैं? जो कंपनी के बिहाफ पे फैसला करते हैं, कंपनी चलाते हैं।
डायरेक्टर बनने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, आर्टिफिशियल पर्सन दुनिया में होते तो हैं लेकिन वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। डन जी। डायरेक्टर बनने के लिए क्या होना जरूरी है? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, का कोई भी चलेगा? शाबाश। अच्छा, आपने कभी होल्डिंग कंपनी का नाम सुना है? पूरे से में सुना है? होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जिसने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो। क्या? जिसने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो। क्या क्या क्या? फिर से। जिसने दूसरी कंपनी के, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है। इसका मतलब है, अब मैं एक लाइन बोलने लगा हूं। क्या लाइन? क्या लाइन बोलने लगा? क्या? एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो हो सकती है, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। फिर से एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो हो सकती है, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। कोई आपसे पूछे क्यों नहीं हो सकती, आपने कहा क्योंकि डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। डायरेक्टर मस्ट बी नेचुरल पर्सन। ठीक हो गया? चले, ये कंसेप्ट भी नहीं, आज तो बड़े अहम कंसेप्ट निकलते जा रहे। शाबाश। एक छोटा सा डेफिनेशन है। इतने अच्छे कंसेप्ट हमने किया है कि ये डेफिनेशन जो अजीब सी है, ये करवाने को दिल नहीं कर रहा मेरा, लेकिन निपटा लेते हैं छोटा सा 3-4 मिनट का। एक कंपनी क्या है? एक कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो। कंपनी किसको कहते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो। यानी एक बंदा चाहे तो जाके वो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवा ले कंपनी लॉ के मुताबिक, वो क्या कहलाएगा फिर? कंपनी। दो बंदे हैं मिलके वो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर करवा लें, वो क्या कहलाएंगे? कंपनी। 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जाके रजिस्टर करवा ले, क्या कहलाएंगे? कंपनी। यानी कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो अंडर कंपनी लॉ रजिस्टर। अब ये कंपनी लॉ क्यों है लफ्ज? यहाँ पे कंपनीज एक्ट क्यों नहीं है? कंपनीज एक्ट 2017 कंपनीज के को जैसे पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ है उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब किसी लॉ के एंड पे साल लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये इस साल लॉन्च किया गया था। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या? तो जो बिजनेस भी अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्टर हो गया उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। तो जो भी कंपनी अंडर कंपनी लॉ रजिस्टर होगी क्या बोलेंगे? अच्छा, कंपनी लॉ जो है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पहले था ये कंपनीज एक्ट 1913 गुरु के जमाने में, कंपनीज एक्ट 1913 कंपनीज का कंसेप्ट 150-200 साल पुराना है। तो लगभग 112-13 साल पहले जो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए लॉ था वो क्या था? कंपनी एक्ट 1913। फिर इसके बाद पाकिस्तान बना, वही लॉ चालू रहा। फिर उसके बाद आया 1984, तो ज़रूरत पड़ी कि कंपनीज के लिए एक नया कानून नाफिज किया जाए। इसे नाम दिया गया कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये भी कई साल चलता रहा। फिर ज़रूरत पड़ी कि कोई एक नया लॉ आ जाए, उसे रिप्लेस कर दिया गया। पर तो अब इस वक्त नया लॉ है कंपनीज एक्ट 2017। थोड़े से अरसे के लिए कंपनीज एक्ट 2016 भी था एक, वो बस बराए नाम ही था। ठीक है, वो थोड़े चंद महीनों के लिए समझ चला। कंपनीज एक्ट 2017 अब कंपनीज उसके मुताबिक चल। अब सवाल ये है, डेफिनेशन में उसने इंटरेस्टिंगली सुने, डेफिनेशन में उसने कंपनी लॉ का वर्ड यूज किया है, फिर नीचे कंपनी लॉ को डिफाइन किया है। डेफिनेशन में उसने कंपनीज एक्ट 2017 का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर 2017 का वर्ड इस्तेमाल करता तो जो कंपनी पुरानी रजिस्टर्ड हुई हैं उनको फिर हम कंपनी ना कह पाते, क्योंकि कंपनीज तो बाय डेफिनेशन वो होती है ना जो कंपनीज एक्ट के 2017 के मुताबिक रजिस्टर होती। तो इसीलिए उसने
जो डेफिनेशन में वर्ड जनरल यूज कर लिया ताकि पुरानी कंपनी भी कवर हो जाए, नई कंपनी नहीं भी कवर। ठीक है जी। अच्छा आप मुझे बताइए, एक कंपनी पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है वो किस लॉ के मुताबिक रजिस्टर होती है? 1930। अच्छा, जब रजिस्टर हो गई तो उसके बाद उन्होंने जो चलना है पार्टनरशिप ने, वो किस डॉक्यूमेंट के मुताबिक चलना है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसके साथ साथ पार्टनरशिप डीड, जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। उसी तरह मुझे बताइए, अगर कोई कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर हो जाती है तो उसने अपनी जिंदगी, अपने मामलात किसके मुताबिक चलाने हैं? नंबर 1, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक। क्या कोई और डॉक्यूमेंट भी है? जैसे वो पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट भी अप्लाई होता था, लेकिन पार्टनर्स आपस में मिलकर भी एक डॉक्यूमेंट बना लेते थे जिसे कहते थे पार्टनरशिप एक्ट, वो भी तो अप्लाई होता था। इसी तरह कंपनी में भी कंपनीज एक्ट तो हर कंपनी में अप्लाई होता है। क्या हर कंपनी अपना अलग से कुछ एक्सप्लेनेटरी रूल्स भी या एक्सप्लेनेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर सकती है जो उसके ऊपर अप्लाई हो? कर सकती है। पार्टनरशिप के केस में से बोलते थे पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंपनी के केस में से बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कहीं अगर आपसे पूछे कि एक पार्टनरशिप अपनी जिंदगी किन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गुजारती है, आपने बोलना है पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड। और अगर कोई पूछे कोई कंपनी अपनी जिंदगी किन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गुजारती है, आपने बोलना है कंपनीज एक्ट 2017, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है, इनमें क्या लिखा होता है, ये तो फिर कभी पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। हाँ नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत हो गया आज के लिए वैसे। ठीक है जी। ये कंपनीज एक्ट की बात भी हो गई, कंपनीज कैसे क्रिएट होंगी, ऑपरेट होंगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात भी होगी, एक्सटर्नल रूल्स हैं, आर्टिकल्स। मेमोरेंडम और आर्टिकल में थोड़ा सा फर्क उसने आपको बता दिया, डिटेल नहीं बताया, हल्का सा। मेमोरेंडम एक्सटर्नल रूल्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। भाई क्लियर हुआ? आज के लेक्चर में हमने जो अहम चीजें पढ़ी है वो मैं आपको बता दूं। सबसे अहम लिमिटेड लायबिलिटी, ये पक्का करना है आपने। फिर इसके बाद वोटिंग राइट्स भी किसी हद तक अहम है। और ये जो स्टडी टिप है, क्या कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो हो सकती है, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन? जी शाबाश पूछिए। हाँ जी बिल्कुल, जब वाइंडिंग अप होगी ना किसी भी कंपनी की, तो वो अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स ही होगी। वही एक तरीका है कंपनी को खत्म करने का, अगर आप कंपनी को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। गारंटर को क्या मिलेगा, ये अभी कंपनी जब लिमिटेड बाय गारंटी तफसील से पढ़ेंगे ना, उसमें डिस्कस करेंगे। शाबाश। देखिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा उन्हें, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अच्छा, ये मुझे मिलने से याद आया, ये मस्जिदों में आजकल अफ्तारी मिलती है ना? हाँ, ये जो अफ्तारी बांट रहे होते हैं, इनको क्या मिलता है? सवाब। तो अगर कभी किसी को कोई काम करने से प्रॉफिट ना मिल रहा हो तो फिर क्या मिल रहा होगा? मुझे लग रहा, मुझे पक्का नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में तो शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रॉफिट मिलता होगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी शायद मिलता होगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा प्रॉफिट या डिविडेंड, फिर क्या मिलता होगा? सवाब तो इंशाल्लाह जरूर मिलता होगा। ठीक है जी, चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।